तो दोस्तों आखिरकार चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में गिर चुकी है और यकीन मानिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। यहां तक कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब ये बात कहते हैं कि एक बार को आर्थिक मंदी आ जाए, हमारे देश का स्टॉक मार्केट गिर जाए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर जाए, उसमें हम संभाल लेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था को इस संकट से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा देश किसी भी हालत में एक डिफ्लेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिफ्लेशन एक संकट नहीं है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको इतने गहरे दलदल में धकेल देता है जहां से निकलने में आपको कई दशक लग जाते हैं। और चीन इसी दलदल में धकेला जा चुका है और इसकी घोषणा खुद चीनी सरकार ने कर दी है। इस डिफ्लेशन की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ना कि डिफ्लेशन होता क्या है, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार वाकई में ही चीन के लोगों के तो मजे आ गए, काश हमारे यहाँ भी डिफ्लेशन आ जाए, हमारी भी मौज आ जाएगी। लेकिन जब मैं आपको इसके परिणाम बताऊंगा ना कि ये किसी भी देश के लिए कितना घातक हो सकता है, आप ये कहोगे कि भाई इसे दूर से ही नमस्कार कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल से आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि ये डिफ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, एक तो होता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, किस देश में कितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। मान लीजिए अगर हमारे देश में सरकार ये कहती है कि 6% इन्फ्लेशन है, मतलब हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, चाहे वो कार हो, सब्जी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, बाइक हो, हर एक प्रकार की चीज़ जो मार्केट में बिकती है उसके दाम 6% हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल 100 रुपये हैं, अगले साल 106 हो जाएंगे। इसे तो कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ठीक इसका उलट होता है डिफ्लेशन, जब मार्केट के अंदर चीज़ों के दाम गिरने लगे। मान लीजिए इस साल कोई बाइक 1 लाख रुपए की है, लेकिन उस देश में डिफ्लेशन आ जाता है और इस डिफ्लेशन की दर है 2%। तो यानी कि उस देश की उस बाइक के दाम अब 98,000 हो गए 1 लाख से। यानी कि चीजों के दाम जब घटते हैं तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। और अब चीन में यही डिफ्लेशन आ चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए खबर, खुद चीनी सरकार ने रिपोर्ट किया है कि हमारे यहाँ पर 0.2% के करीब डिफ्लेशन की शुरुआत हो चुकी है और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बड़ा और विशालकाय होता चला जाएगा। यानी कि अब चीन में चीजों के दाम घटने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में ये और तेजी से घटेंगे। अब ये सुनकर आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, काश हमारे देश में भी डिफ्लेशन आ जाए, जो चीजें इतनी महंगी हो रही हैं ये सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, हमारे भी मजे आ जाएंगे, चीन के लोग तो खूब खरीदारी कर रहे होंगे इस समय। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चीन में डिफ्लेशन आया क्यों है, इसके बाद आपको मैं इसके सबसे खतरनाक परिणाम बताऊंगा। तो देखिए, इस डिफ्लेशन के 2 बड़े कारण खुद चीन ने बताए हैं। पहला कारण तो ये है कि पिछले कुछ महीनों से चीन का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों घट रहा है। जी हाँ, चीन का एक्सपोर्ट आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले जुलाई के महीने में करीबन 14.5% गिरा है। जी हाँ, 14.5%। आप सोचिए अर्थव्यवस्था में 1-1.5% पर ही बवाल मच जाता है, चीन में एक्सपोर्ट 14.5% गिर चुका है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है चीन जैसे देश के लिए, जो हर महीने कई सौ बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, चीन का एक्सपोर्ट तो घटा ही है क्योंकि दुनिया भर के देशों में चीनी प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है। बाइकॉट चाइना अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यूरोपियन देशों में भी बाइकॉट चाइना हो रहा है। लेकिन एक और खतरनाक फिनोमिना है, वो ये कि चीन के एक्सपोर्ट के साथ साथ चीन का इंपोर्ट भी घट रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले महीने चाइना का जो इंपोर्ट है वो 12.5% तक गिरा है। यानी कि चीन दुनिया भर के देशों से कम सामान खरीद रहा है, क्योंकि चीन की इतनी विशालकाय मार्केट होने के बावजूद वहां पर लोग अब सामान कम खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर ये है कि जब कोरोना काल खत्म हुआ, चीन में लॉकडाउन खत्म हुआ अब से कुछ ही महीने पहले, तो वहां की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाकर भारी मात्रा में स्टॉक कर लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद ये थी कि अब चाइना की इकोनॉमी में रिकवरी स्टार्ट होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और भारी मात्रा में खरीदारी करेंगे। लेकिन अब चीनी कंपनियों का सरदर्द ये है कि चीन के लोग खरीदारी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि चीन के लोगों के पास पैसा कम है, नहीं। अगर आप हाल ही के आंकड़े देखें तो आप पाओगे कि चीन के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, क्योंकि चीनी सरकार ने ब्याज दरें भी बहुत ज्यादा कम कर दी हैं ताकि लोग लोन लेकर भी कारें खरीदें, बाइक खरीदें, घर खरीदें।
लेकिन उसके बावजूद चीन के लोगों में उत्साह नहीं बढ़ रहा। और इसी वजह से दो फैक्टर हो गए। पहला ये कि चीनी कंपनियों ने पहले ही सामान बनाकर रख लिया, दूसरा ये कि जो एक्सपोर्ट का सामान है वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो स्टॉक है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। चीनी कंपनियों के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन वो बिक ही नहीं पा रहे। इसी वजह से चीनी कंपनियों को दाम घटाने पड़ रहे हैं। और बात सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं है, जो घर हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस हैं, ये भी लगातार तेजी से गिर रहे हैं। ओवरऑल ये मानकर चलिए कि चीन के अंदर हर एक चीज़ के दाम गिराए जा रहे हैं ताकि लोग खरीदें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं खरीद रहे। इसी वजह से चाइना अब डिफ्लेशन के गहरे अंधकार में गिर चुका है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि डिफ्लेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्विक सैंड की तरह होता है, दलदल की तरह। जितना आप इसमें हिलोगे, जितने फड़फड़ाओगे, उतना तेजी से डूबोगे। और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। दरअसल जब से चीन में चीज़ों के दाम गिरने शुरू हुए हैं ना, जो थोड़े बहुत खरीदार थे वो सामान खरीदना बंद कर चुके हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि चीज़ों के दाम गिर रहे हैं, अभी खरीदने में फ़ायदा नहीं है, ये और डिस्काउंट पर हमें मिल सकता है। मान लीजिए अगर कोई घर खरीदने जाता है, आज उसने घर देखा, उसने मालिक ने बताया कि 70 लाख का है, कल को आप उसके पास जाओगे कि यार मेरा घर बिक नहीं रहा, मैं 60 का दे दूंगा। आप सोचोगे कि यार इसे और निचोड़ा जा सकता है, ये 40 लाख तक आ सकता है, बस थोड़ा वेट करना होगा। यही मेंटालिटी हो चुकी है चीनी ग्राहकों की। और इसी वजह से डिप्रेशन को दूसरी भाषा में चक्रव्यूह भी कहा जाता है। इससे निकलना हद से ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अब भी कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि यार काश हमारे देश में डिफ्लेशन आ जाए, चीज़ें सस्ती हो जाए, हम भी खरीद लें। तो आपको मैं इसकी ज़रा परिणाम बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि लोगों की भारी मात्रा में नौकरियां जाती हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक कंपनी जो सामान बना रही है लेकिन उसका सामान कोई खरीद नहीं रहा, तो आगे चलकर क्या होगा? वो बैंकरप्ट होगी या फिर बंद हो जाएगी, या फिर अपना प्रोडक्शन हद से ज़्यादा कम कर देगी। जब प्रोडक्शन कम होगा या बंद हो जाएगा तो जो लोग उसने नौकरी पर रखे हुए हैं सबको फायर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो नौकरी करता नहीं, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरी तो एक दुकान है, या मैं तो सब्जी बेचता हूँ। तो फ़र्क आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो आपके ग्राहक हैं वो तो नौकरी करते हैं ना। जब उनकी जॉब चली जाएगी तो वो आपसे सामान क्यों खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा कम खरीदेंगे। या फिर आपका कोई छोटा बड़ा रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी लोग क्यों आएंगे? भाई वो तो घर खाना बनाना प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि पैसे तो उनके पास खत्म हो रहे हैं, नौकरी जा चुकी है। इससे आप समझ जाइए कि डिफ्लेशन को जहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे समाज में, पूरे देश में फैलता है, सबको इफेक्ट करता है। और जो महंगाई होती है ना, इन्फ्लेशन, उसका इलाज आप कर सकते हो। आप फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा कर दो, दूसरे और भी सोर्सेज हैं, लेकिन डिफ्लेशन का इलाज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि डिफ्लेशन पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। 1980 के दशक में जापान अमेरिका को हराने वाला था अर्थव्यवस्था के मामले में, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने वाला था, लेकिन वहाँ पर डिफ्लेशन आया। और ऐसा डिफ्लेशन आया कि आज तक जापान 50 साल बाद भी उससे उबर नहीं पाया है। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या चीनी सरकार कुछ नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि देश के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं कि आप टीवी चैनल पर जाकर डिफ्लेशन के बारे में कुछ मत बोलिए। दूसरा काम चीनी सरकार ये कर रही है कि डिफ्लेशन के आंकड़ों को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर कहीं पर 2 हैं उसे 1 बताने का काम कर रही है। फिलहाल चीनी सरकार ये कर रही है। हालांकि इस मामले पर भविष्य में कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको उससे अवगत करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।